हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, हम 4 चैप्टर अपने एसएसटी के कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर हम चारों बुक का कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आपको सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का कंप्लीट कराने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले हमें चारों चैप्टर वो कंप्लीट करने हैं, फिर यहाँ पे आना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे और हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ कि पहला चैप्टर हमने क्या पढ़ा था, पहले चैप्टर में हमने जाना कि रिसोर्स क्या है और उनका डेवलपमेंट करना क्यों जरूरी है। सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये भी एक रिसोर्सेज है। इसके बाद हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जो कि होगा हमारा वाटर रिसोर्स, और फिर पढ़ेंगे हम एग्रीकल्चर, और फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे मिनरल्स। ये सारी चीजें हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आप पूरी ज्योग्राफी पढ़ोगे 10th की, तो सारी रिसोर्सेज से ही रिलेटेड है। तो इसलिए हमें पहला जो चैप्टर पढ़ाया गया यानी फर्स्ट चैप्टर, उसमें रिसोर्सेज से रिलेटेड बात की गई है। जब हमने रिसोर्सेज को समझ लिया तो किस किस टाइप के हमें रिसोर्सेज पढ़ने हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपको पता, पहला चैप्टर जैसे आपने पढ़ा, दूसरे में आप फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पढ़ोगे, और तीसरे में आप पढ़ लोगे वाटर रिसोर्स, फिर एग्रीकल्चर रिसोर्स, फिर मिनरल रिसोर्स। इस तरीके से हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे या पूरी ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है ज्योग्राफी का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें चैप्टर में दिया क्या गया है। तो जैसे ही हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है एक साइड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट डन, दूसरी वाइल्ड लाइफ, और एंड मतलब वी, हम, क्योंकि हम सभी आपस में कनेक्टेड हैं। क्लियर है कि नहीं? हम सभी आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, कहीं ना कहीं हमें डायरेक्टली नहीं दिख रहा है तो इनडायरेक्टली तरीके से हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। क्योंकि आप कहोगे जंगल से हमें क्या, तो आपको पता है जंगल से, फॉरेस्ट जो है जंगल में, उनसे हमें कितनी सारी चीजें मिलती हैं। तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट, देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या क्या चीजें। तो थीम इस चैप्टर में जब भी हम बात करेंगे कि वी ह्यूमन अलॉन्ग विथ ऑल लिविंग, हम और हमारे अलावा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our ओन एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पे पिक्चर देख रहे होगे, बहुत अच्छी जो पिक्चर हमें यहाँ पे दी गई है। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो एनिमल भी दिए गए हैं, प्लांट भी दिए गए हैं, है ना, वाटर भी दिए गए हैं, उसमें रहने वाले भी हमें एनिमल दिए गए हैं, एक्वाटिक वाले। तो आप देख सकते हो हर चीज किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से डिपेंडेंट है। क्लियर है कि नहीं? तो वही हमें दिया गया है कि कहीं ना कहीं हम ह्यूमन हो और दूसरे जो भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जब इसकी बात करते हैं, डिफरेंट तरीके के हमें लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलते हैं अर्थ पे, अलग अलग तरीके के जानवर देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके का हमें फ्लोरा देखने को मिलता है, अलग अलग तरीके का हमें फौना देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से उनमें अलग अलग तरीके की क्या है, डाइवर्सिटी है, तभी तो हम उसको क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब क्या हो गया भैया, बायो का मतलब हो गया लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब हो गया डिफरेंट फॉर्म में। तो हमें जो लाइफ अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलती है, जैसे मान लो आप अपने घर से स्कूल जाते हो तो रास्ते में आपने डॉग देखा, कैट देखा, कोई एनिमल देखा, तो वो क्या है, सब प्लांट देखे अलग अलग तरीके, तो वो सब क्या है, वाइल्ड लाइफ है, प्लस साथ में क्या है, फॉरेस्ट लाइफ भी अलग अलग तरीके के। तो सभी आपस में कनेक्टेड है और उसी को हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, या फिर हमसे 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। या आप बायोडाइवर्सिटी बोल दो या आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोल दो। तो बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ। रिच मतलब बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, एंड वाइल्ड लाइफ में, एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज में। डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। मतलब हमें दिखता है नहीं, हमारा तो पेड़ से कोई कनेक्शन नहीं है, बट कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड होती हैं चीज़ें, हमें भी उनसे कोई ना कोई रॉ मटेरियल चाहिए होता है जिससे हमारी नीड्स फुलफिल होती हैं। तो एक दूसरे से हम कहीं ना कहीं क्या है भैया, इंटरडिपेंडेंस है। ओके, क्योंकि प्लांट नहीं होंगे, एनिमल नहीं होंगे, तो इन सभी से जो हमारी चीजें, हमारी जो जरूरतें पूरी हो रही हैं, वो फिर किस तरीके से पूरी हो पाएंगी। तो क्वेश्चन में अगर कभी भी पूछ लिया जाए व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी या फिर व्हाट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो हम यहाँ पर ये चीजें लिख सकते हैं समझने के बाद में। अब देखो, What we are going to study in this chapter, हमने थीम समझ ली कि इससे रिलेटेड दिया गया है, ठीक है ना। एक तरफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड बात करेंगे इस चैप्टर में। अब क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, मतलब अलग अलग तरीके के जो हमें प्लांट्स वाले सेक्टर्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग, उसे बोलते हैं फ्लोरा। और फौना मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन के हम एनिमल से रिलेटेड बात करते हैं पूरी, है ना, उसको बोलेंगे फौना। तो फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया।
इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, हम कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का इंडिया में कैसे करते हैं उससे रिलेटेड स्टेप्स कौन कौन से गवर्नमेंट ने लिए हैं उनको पढ़ेंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जो डिफरेंट टाइप्स का डिस्ट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का उनसे रिलेटेड पढ़ेंगे। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के, कम्युनिटी किस तरीके से कंजर्वेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा सेक्रेड ग्रोव्स अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड अ रेस स्पीसीज के बारे में भी हम बात करेंगे, मतलब वो प्लांट जिनकी पूजा की जाती है तो वो भी किसमें कंजर्वेशन से रिलेटेड कैटेगरी में आ जाते हैं कम्युनिटीज के द्वारा। तो इस तरीके से हम पूरा चैप्टर कंटिन्यू अपना करेंगे। अब सबसे पहला स्टार्ट होता है हमारा फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। तो देखो इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब हमारे कंट्री क्या है, रिचेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ किसमें भैया, किसमें, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। यहां पर आप देखेंगे जैसे हम टाइगर की बात करते हैं एग्जांपल, तो आप देखोगे टाइगर इंडिया और नेपाल के अलावा और वर्ल्ड में कहीं ज़्यादा देखने को मिलते ही नहीं है। और आपको पता है कि टाइगर की पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रही है, तो पूरे वर्ल्ड में हमारे पास है, इसलिए भैया क्या है, रिचेस्ट कंट्री भी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम रिच हैं। कई आप ऐसी चीज़ें भी सुनते हो, कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ा तो आप उसमें देखते हो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी अभी डिस्कवरी की ही नहीं गई है। तो जब डिस्कवरी अभी होना बाकी है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी पता है ही नहीं और उनके ऊपर कंटिन्यू क्या है, डिस्कवरी चलती रहती। तो हमारी कंट्री वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग तरीके के लाइफ फॉर्म हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे इंसेक्ट हो। इंपोर्टेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन आवर डेली लाइफ, और भैया इंपोर्टेंस फ्लोरा एंड फौना का हमारा डेली लाइफ में बिल्कुल है, क्लियर है, क्योंकि फ्लोरा एंड फौना का हमारे लाइफ में डेली में क्या है, इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। They are under great stress mainly due to intensity of our environment। अब इससे दिक्कत क्या है, ये सारी चीजें अब एक थ्रेट में, मतलब खतरे में, जंगल हैं वो भी खतरे में, क्यों, क्योंकि हम जैसे मूर्ख प्राणी क्या करने में लगे हैं, जंगल को काटने में लगे हैं, हमें बिल्डिंग्स बनानी। अच्छी बात है, डेवलपमेंट करना जरूरी है और करना भी चाहिए, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए कि भैया मान लो हमने 2 ब्लॉक बनाए किसी बिल्डिंग के, क्या बनाए, 2 ब्लॉक बनाए और हमने 5000 ट्री क्या है, कट कर दिए, डन, तो ये फिर डेवलपमेंट गलत हो जाएगा। और इससे भैया क्या दिक्कत हो रहा है, ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस का मतलब होता है कि जो भी वाइल्ड लाइफ दी है हमारी कंट्री में, जो भी फॉरेस्ट और फ्लोरा है ना, फौना और फ्लोरा है, वो सारी चीजें क्या है, खतरे में है। क्यों, हम इस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं कि वो सारी चीजें स्ट्रेस की कैटेगरी में आ गई, खत्म होने की कगार पर आ रही हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। आप सेकंड जो चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले वाले में हमने पढ़ लिया क्या है, पहले वाले में पढ़ लिया फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा से रिलेटेड जब भी पूछ लिया जाए तो पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स स्पीसीज की बात की जा रही है, और इसके अलावा फौना की बात की जाए तो पर्टिकुलर रीजन्स के एनिमल से रिलेटेड बात की जाएगी। पूरी कंट्री के भी करेंगे तो भी हो जाएगा भैया, है ना, फ्लोरा एंड फौना। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। हमें कंजर्वेशन करना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का, कहाँ पे, अपनी कंट्री में। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्यों करना है, क्या पहले ही क्वेश्चन आया हमारा, सर क्यों करना है, व्हाई डू वी नीड इट, हमें जरूरत क्यों है इसको क्या करने की, कंजर्व करने की। क्योंकि भैया हमें जब पता नहीं चलेगा कि क्यों करना है तो हम क्यों करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कंजर्वेशन प्रिजर्व करता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाटर, एयर एंड सॉइल। भैया अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, चाहे वो वाटर हो, एयर हो, सॉइल, ये सारी चीज़ें दिक्कत खत्म हो जाएंगी एक समय के बाद और हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हमारी जो लाइफ है ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के आसपास घूमती रहती है, क्योंकि भैया अपना लाइफ सिस्टम भी इसी पे डिपेंडेंट है। इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि जब हम कंजर्वेशन करेंगे तो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का तो आप देखोगे क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज आर ब्रीडिंग, ये ऑल्सो प्रिजर्व करती है। जब हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें प्रिजर्व होंगी, तो और भी बहुत सारी चीजें, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये क्या होता है सर, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है जैसे जो टाइगर है तो टाइगर का भी कोई जेनेटिक्स होगा,
कोई क्रॉप है या ये सब चीज़ों के क्या है जेनेटिक्स होंगे, तो भैया जब हम उन्हें प्रिजर्व करेंगे तो उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी भी प्रिजर्व होगी, और इसके अलावा बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग, जिसके कारण उनकी बेटर ग्रोथ और स्पीसीज और ब्रीडिंग होगी। मान लो टाइगर ही खत्म हो जाएंगे तो कहाँ से उनकी बेटर ग्रोथ और ब्रीडिंग हो पाएगी, क्योंकि वो खत्म हो चुके होंगे। इसलिए उनका भैया क्या होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, दोनों की बात की जा रही है फ्लोर, क्योंकि आपका चैप्टर का ही नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। डन। तो यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, फॉर बेटर ग्रोथ के लिए हमें भैया ये भी बचेंगे जब हम कंजर्वेशन करेंगे, क्योंकि कंजर्वेशन से बहुत सारी चीजें बचती हैं और उसके इंपैक्ट हमें बाद में दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इन एग्रीकल्चर की बात अगर हम करें, वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज, हम अभी स्टिल क्या है डिपेंडेंट रहते हैं ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज पे। मतलब मान लीजिए गेहूं हम अपने खेत में लगा रहे हैं गेहूं, ठीक है, आपने गेहूं बो लिया, मान लीजिए अगर वो सीड पहले से बचे हुए ही ना होते तो कहां से आप गेहूं की फसल लगा पाते। फिशरीज टू आर हेविली डिपेंडेंट ऑन दी मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, भैया यहाँ पर आप डिफरेंट तरीके की जो मछली देखते हैं है ना सी में, तो भैया वो डिपेंड करती है एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी में। क्यों भैया, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी मतलब वो जलीय जीवन में, क्लियर है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, मतलब एक्वेटिक मतलब समुद्र में भी डिफरेंट टाइप की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर एक फिश की बात नहीं की गई, जो डिफरेंट तरीके की फिश होती हैं उनकी बात की जा रही, क्योंकि वो भी किस तरीके की है एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी की कैटेगरी में आती है। तो भैया सीधी सी बात है, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे क्या बोला गया था जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये हम बचा रहे हैं भैया, क्यों, क्योंकि ये सब बचा क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें जरूरत है, क्योंकि हमारी क्या करते हैं ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बचा के रखते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें कंजर्व नहीं करेंगे तो जब लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही खत्म हो जाएगा तो हमारा भी इस धरती पे एग्जिस्टेंस रहेगा ही नहीं। चल आगे चलते हैं हम। तो पहली बात अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया में व्हाई डू वी नीड इट, तो हमें इसको कंजर्व करने की जरूरत है क्यों है, तो वो सबसे पहले हमने ये चीजें समझी। अब इसके बाद आते हैं हम आगे। अब कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, कंजर्व करने के लिए भाई गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, तो सबसे पहले यहां पर आता है द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन 1972। तो भैया 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, गवर्नमेंट लेके आती है, क्योंकि भैया इनका बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा था यूज किया जा रहा था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का, और जिसके कारण उनकी पॉपुलेशन घट रही थी। तो गवर्नमेंट ने कहा इन सारी चीज़ों को कंजर्व कैसे करके रखें, तो गवर्नमेंट भैया द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आती है 1972 में। मैचिंग के लिए आ सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें था क्या, इससे 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है, छोटे छोटे जितने में पूछा जाए उतना क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो लॉन्ग लिख सकते हैं अपन। ओके तो पहली बात किस ईयर में आया 1972 में। अब इसमें था क्या, एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज आल्सो पब्लिश्ड। भैया वो कौन कौन सी स्पीसीज हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है ऑल इंडिया में, उनको भैया इसमें रखा गया इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो लिस्ट थी उसमें। द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीसीज बाय बैनिंग hunting, giving legal protection to their habitat and restricting trade in wildlife। बोले इसका मतलब क्या था, देखो इसको और थ्रस्ट दे दिया गया, मतलब इसको और बढ़ाया गया, कैसे, प्रोटेक्ट करने के लिए कि जो भैया रिमेनिंग पॉपुलेशन बची है चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल की हो, भैया उसको बचाया जा सके। क्योंकि वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुकी है। इंडेंजर्ड का मतलब होता है वो विलुप्त होने वाली है, अगर उसके ऊपर कोई भी हार्ड कदम नहीं उठाया गया, कठोर कदम, तो वो इन फ्यूचर क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। तो इसलिए इंडेंजर्ड स्पीसीज को उन पर बैनिंग रोक दिया जाए, ठीक है, क्लियर है, बैन कर दिया गया। हंटिंग को, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें लीगल प्रोटेक्शन दिया गया ताकि कोई भी मिसयूज ना करके उनका क्या मिसयूज ना करके उनको कहीं बेचे ना या कुछ और यूज ना करने लगे। इन सभी चीजों से बचाने के लिए भैया गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें की। सेंट्रल एंड मेनी स्टेट, सेंट्रल और बहुत सारे स्टेट्स गवर्नमेंट स्टेब्लिश करती हैं नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स आपस में मिलती हैं और बहुत सारी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर आता है सर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। देखिए सबसे पहला छोटा एरिया जो है उसको बोलेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सबसे छोटा एरिया होता है जिसमें हम कंजर्व करके रखते हैं फ्लोरा और फौना को। जब
एरिया बड़ा हो जाएगा तो ये हो जाएगा नेशनल पार्क, मतलब नेशनल पार्क के अंदर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ सकती हैं। डन। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बहुत सारे नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आ सकते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है, उससे थोड़ा छोटा नेशनल पार्क और सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि जब भी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अगर हमने नेशनल पार्क बना दिया है तो फिर उसको हम दोबारा से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अब उसका स्टेटस बढ़ गया है ना। तो याद रखो, बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़े, उससे थोड़ा छोटा नेशनल पार्क और उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाती है। तो इस तरीके से भैया गवर्नमेंट जो 1972 में द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आती है, उसमें क्या होता है, प्रोटेक्ट किया जाता है स्पीसीज को, जो पब्लिश की जाती है भैया। और कौन सी स्पीसीज? इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, उनके ऊपर भैया हंटिंग का बैन कर दिया जाता है और उनको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट मिलकर भैया क्या करते हैं, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टेब्लिश करते हैं। इसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट अनाउंस करती है प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग एनिमल्स को, विच वर ग्रेवली थ्रेटन्ड इंक्लूडिंग द टाइगर, टाइगर से रिलेटेड हो, वन हॉर्न राइनोज हो, द कश्मीर स्टैग हो, हांगुल जिसको हम हांगुल के नाम से भी जानते हैं, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स हो, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर एंड द घड़ियाल, द एसिटिक लायन एंड अदर। तो इन सब की बात की गई। मतलब इसके अलावा भाई गवर्नमेंट ने टाइम टाइम पर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होती रहती हैं। आज भी आप देखते हो बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया जाता है ताकि उनका प्रोटेक्शन किया जा सके, नहीं इन फ्यूचर वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो इसके अलावा और भी गवर्नमेंट ने फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए, क्रोकोडाइल को भी बचाना है, लायन को भी बचाना है, कश्मीरी स्टैग को भी बचाना है, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे। अब इसके अलावा आता है स्टेप टेकन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया, वही है। इसके अलावा और क्या क्या स्टेप्स लिए गए, लॉन्ग क्वेश्चन आए लिखने के लिए तो वहां से पॉइंट्स लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हम यहां से लिख सकते हैं उसी में। रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट को भैया ब्लैक बक हो गया, जिसको चिंकारा के नाम से जाना जाता है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन हो गया, है ना, गोडावन, ओके यहाँ पे ऐसा, एंड द स्नो लेपर्ड हो गया, एक्सेट्रा हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया अगेंस्ट हंटिंग, है ना, हंटिंग लिखा हुआ है ना यहाँ पे, हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया। भैया इनसे भैया ने प्रोटेक्शन इसलिए प्रोवाइड किया गया क्योंकि इनकी क्या की जा रही थी, हंटिंग की जा रही थी और इनकी भैया जो भी प्रोडक्ट मिलता था उसको बेचा जाता था, उसकी ट्रेड की जाती। तो उन सारी चीज़ों को खत्म करने के लिए, क्योंकि भैया अगर हम उनका प्रोटेक्शन ही नहीं करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो इसके अलावा और भी जो थे, जैसे इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, चिंकारा और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी के लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए ताकि इन सभी लोगों का कंजर्वेशन किया जा सके। ऐसा थोड़ी होगा कि भैया शेर आके आपके बगल में बैठ जाएगा, बोले और चाय कैसी पिए, बढ़िया मजा आ रहा है कि नहीं। भाई शेर अपने हैबिटेट्स में रहेगा, उसका जो जंगल होगा वहां रहेगा। तो क्या हो रहा है, आप देखोगे प्रेजेंट के समय में लोग जंगल खत्म करते जा रहे हैं, तो फिर शेर कहाँ जाएगा। तो इसलिए उन सभी से रिलेटेड गवर्नमेंट नेशनल पार्क बना के रखे है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना के रखी है, बायोस्फीयर रिजर्व बना के रखे है भैया। अब द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स are now focus on biodiversity rather than on a few of its components। अब भैया आज के समय में हम बात करें जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए तब से लेकर अभी तक, उसमें ये केवल फोकस नहीं है केवल बायोडाइवर्सिटी पे, इसके अलावा few of its components, केवल आप बोलो केवल कुछ कंपोनेंट से ही रिलेटेड वहां पर कंजर्वेशन की बात की जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो फिर क्या है यहाँ पर, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर गवर्नमेंट काम करती है। डन। अब आते हैं आगे, दिस इज नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मीजर। इसके अलावा डिफरेंट कंजर्वेशन मीजर्स जो होते हैं उन सभी पे काम किया जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट ये थोड़ी चाहेगी कि बस शेर को बचा लो, है ना, क्योंकि वो सभी के बारे में सोचेगी। इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट, अब देखो इंसेक्ट की भी बात की जा रही है। देखो सीधा सा बात ये है, जब भी हम फूड वेब की बात करते हैं, फूड वेब मतलब खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं, तो हर किसी का पर्टिकुलर उसमें योगदान कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे छोटा कीड़ा हो बड़ा कीड़ा है, अगर वो इस धरती पे आया है तो उसका कुछ ना कुछ काम होगा। ये नहीं कि सर हमारा ही काम है, हम कर रहे हैं घर पे और किसी का कोई काम नहीं। हर किसी पर्टिकुलर, चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव है, हर किसी का कुछ ना कुछ किसी एरिया में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। भले हमें नहीं दिख रहा है लेकिन नेचर को सब कुछ दिख रहा होता है। इसलिए भैया इसके अलावा गवर्नमेंट ने इंसेक्ट से रिलेटेड भी बात की, आर बिगिनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग। भैया इंसेक्ट्स भी आने लगे इनमें,
इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट आया, क्योंकि देखो 1972 में जो आया था वो तो आया, अब इसको भी गवर्नमेंट क्या करती रहती है, अपडेट करती रहती है, कुछ नई चीजें इसमें ऐड होती रहती हैं। 1980 में भैया जो एक्ट आया 1986 में आया, उसमें सेवरल हंड्रेड्स बटरफ्लाईज को भी ऐड किया गया, मूथ्स को ऐड किया गया, बीटल्स को ऐड किया गया, एंड वन ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड टू दिस लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज। इसके अलावा देखो मोथ, बीटल, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, इन सभी को इसमें ऐड किया गया, क्योंकि ये सभी क्या है, इनको कंजर्व करना बहुत जरूरी था, नहीं ये इन फ्यूचर खत्म हो जाएंगे। In 1991, for the first time, plants were also added to the list and starting with 6 species. देखो पहली बार प्लांट को भी इसमें ऐड किया गया। अभी तक एनिमल की बात की जा रही थी, लेकिन अब इसमें हमने प्लांट्स की भी बात की। बोल सर है प्लांट्स की बात की, वाइल्ड लाइफ की बात की जा रही है। भैया प्लांट्स नहीं रहेंगे तो वाइल्ड लाइफ भी कहाँ से रहेगी? शेर अगर जंगल में रहेगा तो पेड़ कट जाएंगे, तो जंगल में क्या अकेली झोपड़ी बना के बैठा रहेगा शेर? भैया शेर जहाँ रहेगा उसके आसपास पेड़ रहते हैं जिसकी छांव में वो रह सकता है। तो यहाँ पर पहली बार 1991 में पहली बार इसमें ऐड किए गए थे 6 स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज को भी इसमें ऐड किया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्लांट्स को भी कब ऐड किया गया? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में तो 1991 में। और कितने प्लांट को ऐड किया गया था? तो 6। इतनी चीज अब क्लियर हो गई होगी। ओके, तो अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर इससे रिलेटेड हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो भी हम लिख सकते हैं, शॉर्ट आ जाए तो भी लिख सकते हैं, और अगर एमसीक्यू कोई भी क्वेश्चन से यहां से बन सकता है, ये ईयर देंगे तो भी हम लिख सकते हैं यहां पर। डन। तो इतनी सारी चीजें की गई थी। अब देखो यहां पर उनकी फोटो भी देख लेते हैं। देखो एलिफेंट जिसकी बात की जा रही थी, इंडियन एलिफेंट। डन। ब्लैक बक, ये देखो ये ब्लैक बक रहा, जिसे चिंकारा के नाम से भी बोला जाता है। इसके अलावा द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन, ये रहा हमारा। इसके अलावा स्नो लेपर्ड, मतलब जो बर्फ में रहता है लेपर्ड, वो रहा। उसकी पिक्चर अच्छी लग रही कि नहीं? चलो अब हम आते हैं आगे। अब आता है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि आपको पता है 1972 में जो आया था उसमें प्रोजेक्ट टाइगर की बात की गई थी, क्योंकि हमें भी उसको कंजर्व करके रखना था। तो सबसे पहले हम उनकी हिस्ट्री के बारे में जान लगते हैं कि उनको हम कंजर्व क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द फनल वेव। देखो फनल वेव का मतलब क्या होता है? मान लो अगर डियर है, क्या है? डियर का मतलब आदमी नहीं है, डियर का मतलब है शेर। क्लियर है? डियर है, DEER है ना। अब डियर को भैया कौन खा रहा होगा? यहाँ पे टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, ये सभी खा रहे होंगे। अब भैया अगर डियर को ये सब नहीं खाएंगे तो सीधी सी बात है, जो फनल वेव है हर किसी का उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर है। तो अगर ये भाई इसको नहीं खाएंगे तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो फूड चेन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो भैया हर किसी के ऊपर नेचर ने कुछ इस तरीके की जीव बना के रखे हैं जिसके कारण उनकी जनसंख्या ज्यादा ना बढ़ पाए, क्योंकि बढ़ पाएगी तो दूसरे फूड चेन को प्रॉब्लम जरूर होगी। टाइगर ही टाइगर बढ़ जाएंगे तो फिर दूसरी चीजों को प्रॉब्लम शुरू होना चालू हो जाएगा। वही बोला गया कि टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द फनल वेब। फनल वेब में एक की क्या है? फनल वेब में एक की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है टाइगर, क्योंकि और सारी चीज़ों को वो दबा के रखता है, क्योंकि भाई का जलवा है, टाइगर भाई का जलवा है। क्योंकि आपके पास कभी भी आके आपके पास बैठ के बगल में बोल सकता है भाई आज क्या चल रहा है नाश्ते में, क्लियर है? तो आपको नाश्ता करवाना पड़ सकता है टाइगर भाई को। इसके अलावा इन 1973 की बात करें, अथॉरिटीज रिलीज दैट द टाइगर पॉपुलेशन हैड dwindled to 1827 फ्रॉम एन एस्टिमेट 55,000 एट द टर्न्स ऑफ द सेंचुरी। इसमें बोला गया है कि 1973 है ना, एक मिनट, 1973 में हमारी कंट्री में 55,000 टाइगर थे 1973 में। लेकिन अगर एक साल 100 ईयर्स की बात हम करते हैं, मतलब इससे पहले नहीं, 1973 में नहीं, 1973 में थे आपके 1827। लेकिन अगर हम इससे बात करें यानी 1873 की बात करें, तब हमारी कंट्री में 55,000 टाइगर थे और 1973 में 1827 बचे। कैसे? क्योंकि भैया उनकी हंटिंग की गई, उनकी खाल को बेचा गया। बहुत सारे राजा लोग अपने शौक के लिए टाइगर को निपटा देते थे, बोले आज देखो दिखाते हैं किसमें है कितना दम। इसके कारण टाइगर की पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगी। तो पहले हमने हिस्ट्री जाना कि भैया टाइगर एक की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है फनल वेब में, और भैया 100 सालों में यानी 1973 से 100 साल पीछे जाएं तब पॉपुलेशन थी 55,000। लेकिन आज हम बात करते थे, मतलब आज की नहीं, अब तो अच्छी खासी पॉपुलेशन हो चुकी है टाइगर की, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर लेके बहुत सारे टाइगर्स का कंजर्वेशन किया है। तो स्पीसीज में आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश सबसे बड़े टाइगर के एरिया के नाम से जाना जाता है, स्टेट के नाम से, और कर्नाटका है फिर। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन उसका किया गया है। इसी किसके द्वारा? प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा जब ये लॉन्च हुआ था तो उसमें धीमे धीमे करके इंप्लीमेंट किए गए जो आज हमें देखने को मिलते हैं। तो वही बात की जा रही है कि
1873 में 55,000 थे और 1973 में 1827 थे। बोलो सर ऐसा क्यों था? तो इसके रीजन क्या क्या थे? तो देखो भैया इसके रीजन क्या क्या थे। तो इसके रीजन क्या क्या थे? द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस सच एज पोचिंग फॉर ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट्स, डेप्लेटिशन ऑफ प्रे, बेस स्पीसीज, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। सबसे पहली बात, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो हो रही है जिसके कारण ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, फैक्ट्री लग रही है, जंगल को काटा जा रहा है, तो इनके हैबिटेट श्रिंक हो रहे हैं, यानी सुकुड़ रहे हैं, कम जगह में रहना पड़ रहा है, जिसके कारण भी भैया क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग उसका क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, मार दे रहे हैं। बहुत सारे राजाओं ने, आप देखते हैं ना राजा के महल में कभी भी जाना तो देखोगे आप टाइगर का आपको सिर दिख जाएगा वहां पे, तो उसको मार दिया जाता था, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी। इसके अलावा और क्या हो रहा था, ट्रेड फॉर टाइगर स्किन। अब इसकी वो जो स्किन थी टाइगर की मारने के बाद, उसका क्या किया जाता है, यूज ऑफ देयर बोन्स, उनका बोन्स का भी यूज किया जाता था ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए। स्पेशली द एशियन कंट्रीज लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। भैया एशियन कंट्रीज में आज आप देखते हो कि बहुत सारी जगह टाइगर की जो पॉपुलेशन थी इसी कारण से और डिक्रीज हो रही थी, क्योंकि भैया एशियन कंट्रीज में आप फिर भी देखोगे क्या होता है, जैसे कभी थाईलैंड जाओ या चाइना जाओ, इधर साइड जाओ, तो क्या होता था, उसकी जो बोन्स थी और उसकी जो स्किन थी उन सभी का यूज किया जाता था मेडिसिन के लिए। देन तो अब बात करेंगे हम प्रोजेक्ट टाइगर की। पहले हमने देखा प्रोजेक्ट टाइगर में क्या क्या दिक्कतें थी, अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर की बात अब हम करेंगे। चलो अभी तक हमने समझा, देखो अभी हमने प्रोजेक्ट टाइगर की बात नहीं की, अभी हम समझा रहे हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर में एक्चुअली क्या क्या दिक्कतें थी और प्रोजेक्ट टाइगर अब आया कब। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की, एक्चुअली प्रोजेक्ट टाइगर कब आया। अभी हमने बात की है इसमें कि जो टाइगर की एक्चुअली पॉपुलेशन थी वो सबसे रिलेटेड जो जो पॉइंट थे उन सब की बात, लेकिन हमें ये नहीं अभी बताया क्योंकि इससे पहले हम इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे थे और वहां से की फीचर था प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड। तो हमने पहले बात की उसकी हिस्ट्री के बारे में कि भैया टाइगर की पॉपुलेशन घटी क्यों है, अब उनसे रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या काम किए हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे। यानी अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की। अब देखो कब आया पहली बार भैया, 1973 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में कब लॉन्च किया जाता है, 1973 में। एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आए टिक मार के आ जाना भाई साहब, छोड़ना नहीं है। Tiger conservation has been viewed not only as an effort to save an endangered species, but with equal importance a means of preserving biotype of sizable magnitude। इसमें केवल यही बात नहीं की जा रही कि टाइगर को बचाएंगे तो बस ठीक है सब बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। टाइगर जब हम बचाएंगे तो और भी स्पीसीज बच जाएंगी, सीधी सी बात है। नहीं तो फिर आप देखोगे टाइगर खत्म हो गया तो दूसरी जो छोटी स्पीसीज है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि कहीं ना कहीं उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो टाइगर को हम सेव कर रहे हैं, उसके साथ साथ और भी स्पीसीज है वो भी ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगी। तो अब देखो यहाँ पे बात की जाती है कि कौन कौन से टाइगर पार्क की बात की जाती है रिलेटेड। अगर क्वेश्चन आए पार्क से रिलेटेड मैचिंग आ जाती है हमारे पेपर में तो हमें वो पता होने चाहिए कहाँ कहाँ कौन से। अगर आप स्कूल के पेपर देते हो तो वहाँ से भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है मैचिंग। सबसे पहला कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड है ना, प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड। इसके अलावा सुंदर नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन असम एंड पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला एंड सम ऑफ द टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो ये सारे भैया टाइगर रिजर्व थे, यहाँ से रिलेटेड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया जिससे यहाँ पर जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव था। कब स्टार्ट किया गया, 1973 में। एमसीक्यू आ जाए और इनमें से क्या होता है आपके जो नेशनल पार्क है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। एक तरफ यहाँ पे नेशनल पार्क का नाम दे दिया जाता है और एक तरफ आपके स्टेट का नाम दे दिया जाता है। कभी कभी तो करेक्ट पेयर पूछ लेगा या फिर कभी कभी मैचिंग के क्वेश्चन पूछ ले देता है नीचे ऑप्शन देके। ओके, तो कोई भी आ जाए हमें छोड़ना नहीं है। तो ये देख सकते हो टाइगर का एकदम जलवा है भाई, लोगों का भौकाल है यहाँ पे। अब आते हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात की जाएगी। देखो अभी तक हमने किसकी बात की है, हमने अभी तक बात की है कंजर्वेशन से रिलेटेड कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं उन सभी की बात की है। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट से रिलेटेड। भैया अगर आपने कंजर्वेशन कर लिया है और मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या मतलब है, कंजर्वेशन का भी क्या मतलब। कंजर्वेशन किया तो उसको अब हमें मैनेज भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भैया अभी तक हमने कंजर्वेशन की बात की, अब हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी तो उनका करना पड़ेगा। तो इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट and wildlife resources are either owned or managed by the government
थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। हमारे इंडिया में भैया जो रिसोर्स को फॉरेस्ट रिसोर्स है या वाइल्ड लाइफ है उनको एक तरीके से आप बोल सकते हो मैनेज करने का काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और भी अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट हैं जो भैया कंजर्वेशन से मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करते हैं। These are classified under the following categories। अब जिस जिसके अंदर फॉरेस्ट को हम रिजर्व कर रहे हैं और रिजर्व के बाद उनको मैनेज किस किस तरीके से कर रहे हैं तो उसको हमने यहाँ पर 3 तरीके से क्लासिफाई करके रखा हुआ है। क्लियर है? These are classified under the following category। सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट, नंबर 2 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और नंबर 3 अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये 3 फॉरेस्ट की बात हम यहाँ पर करेंगे जिसको गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको रिजर्व करके रख रखा है, यानी इनका मैनेजमेंट का काम कर रहा है। क्योंकि कंजर्वेशन अगर आपने कर लिया और उसको अगर आपने मैनेज नहीं किया तो पूरी की पूरी चीजें किसी भी काम की नहीं रहेंगी, क्योंकि फिर से वो डिप्लीटेशन चालू हो जाएगा। तो उसकी बात यहाँ पे की गई है। ओके, चलो अब हम चलते हैं आगे। अब देखो जो हमने अभी फॉरेस्ट पढ़े 3 तरीके से क्लासिफिकेशन उनका, अब हम उनको आगे पढ़ के दिखते हैं। क्योंकि आप देखिए जब भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मैचिंग से रिलेटेड आ सकता है, 1 मार्क्स में एमसीक्यू भी आ सकता है या 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला गया है सबसे पहला था हमारा रिजर्व फॉरेस्ट। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व। देखो अगर मान लो 100 जगह है टोटल, ठीक है ना, हमने उसको 100 हेक्टेयर मान लिया, तो उसमें से कितना बोला गया, मोर देन हाफ, मतलब 50% से ज्यादा यानी 51% के आसपास। क्योंकि देख बोला गया ना मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड। मान लो अगर 100 एकड़ जमीन है जिस पर फॉरेस्ट है तो मोर देन मतलब 50 से ज्यादा ही होगा एरिया जिसमें हमने रिजर्व फॉरेस्ट को क्या कर रखा है, मैनेज करके रखा हुआ है। Reserve forests are regarded as the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned। ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल वाले फॉरेस्ट है, इसलिए हमने इसको कंजर्व करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमें वहाँ पर वैल्यूएबल वाली फ्लोरा देखने को मिल सकता है, फौना देखने को मिल सकता है। तो याद रखना ऐसा ही सेम इसका जो पॉइंट है एमसीक्यू में लिखा हुआ आता है, वहाँ पर ये लाइन लिखी होगी, जरूर आप देखोगे। देखो ऐसे रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन के मामले में अगर बात की जाए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल वाला फॉरेस्ट है रिजर्व फॉरेस्ट। दूसरा आता है हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब दोनों में देखो डिफरेंस देखना, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। मोर देन हाफ आ गया रिजर्व फॉरेस्ट और मोस्ट वैल्यूएबल है। उसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात की जाती है, तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 से रिलेटेड अगर बोले तो अगर इसको परसेंटेज में करेंगे तो 33% के आसपास एरिया कवर्ड भैया किसमें, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। क्यों? डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा दिस फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीटेशन। देखो यहाँ पे क्या है, इसका डिप्लीटेशन हो रहा था, इस फॉरेस्ट को काटा जा रहा था, बहुत तेजी से यूज किया जा रहा था, तो गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट कर रही है अब, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम से हम जान रहे हैं। तो पहला हो गया था रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जिस 1/3 एरिया कवर करता हो। यहाँ पर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात की जाए, मतलब लैंड की बात अगर की जाएगी तो यहाँ पे। अब आता है अनक्लास्ड, मतलब जो भी बचा है अब इन दोनों के बाद वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट, दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। तो ये जो अनक्लास्ड होती है यहाँ पे गवर्नमेंट भी मैनेजमेंट करती है, प्राइवेट कंपनीज भी मैनेजमेंट करती हैं, और कम्युनिटीज जो इस एरिया में रह रही हैं वो भी इस एरिया को मैनेज करती हैं। उस एरिया में रहने वाले फ्लोरा और फौना दोनों की बात की जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर हमसे पूछ लिया जाए क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इस चैप्टर में, तो भैया हमें तीनों के तीनों याद होने चाहिए। पहला रिजर्व, दूसरा प्रोटेक्टेड, तीसरा अनक्लास। याद रखो एमसीक्यू आ सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। ओके, तो अब भूलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे तो आप उसमें देखोगे कि क्वेश्चन है उसमें मैचिंग दी गई है इन्हीं तीनों फॉरेस्ट की, तो हमें मैचिंग करनी होगी। तो पहले वाले में हमें याद होना चाहिए मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, और मोस्ट वैल्यूएबल है रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1/3 हो गया, ठीक है, इसको प्रोटेक्टेड कर रहे हैं फर्दर डिप्लीटेशन से बचाने के लिए, और बाद में जो बच रहा है वो अनक्लास की कैटेगरी में चला जाएगा। अब आता है यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक टर्म आपने और पढ़ रखा होगा, सर यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। तो भैया परमानेंट फॉरेस्ट क्या होते हैं? जब हम
रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों को मिक्स कर देंगे तब हमारे बन जाएंगे परमानेंट फॉरेस्ट। तो याद रख लेना, परमानेंट फॉरेस्ट के अंदर रिजर्व फॉरेस्ट यानी पहला वाला और दूसरा दोनों फॉरेस्ट को जब हम मिक्स कर देंगे, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों को मिक्स करेंगे तब हमारा क्या रहता है, परमानेंट फॉरेस्ट रहता है। क्लियर है? तो परमानेंट फॉरेस्ट रहता है। तो पहला, मेंटेन्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टेड रीजंस। तो भैया हमें इसलिए इनको मेंटेन करके रखना पड़ता है क्योंकि भैया हमें यहाँ से टिम्बर भी मिल रहा है और इसके अलावा अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, इसलिए हमें इन सबको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, परमानेंट फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा एरिया इंडिया के किस स्टेट में? परमानेंट फॉरेस्ट मतलब रिजर्व फॉरेस्ट और इसके अलावा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों मिला के जो बन रहा है हमारा वो परमानेंट फॉरेस्ट है। तो परमानेंट फॉरेस्ट इंडिया के किस एरिया में सबसे ज्यादा है या इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज्यादा? अगर एमसीक्यू पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा हमारा? मध्य प्रदेश। तो भैया लिखा है मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। देखो अब कितने परसेंट एरिया, 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। अगर मध्य प्रदेश में 100% फॉरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ सुनना, तो उसमें 75% यही वाले फॉरेस्ट हैं। तो याद रख लेना, सबसे ज़्यादा परमानेंट फॉरेस्ट कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 75%। इसको एज आ किसी भी क्वेश्चन में एमसीक्यू में एक आध फैक्ट बना के पूछा जा सकता है। अब आता है आगे, तो अब आया है जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो इंडिया के ये वो स्टेट हैं जहां पर हमें परमानेंट फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। अब हमसे बात की जाएगी कि रिजर्व फॉरेस्ट किन किन स्टेट में देखने को मिल रहा है, तो जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेजेस ऑफ, यानी बहुत बड़ा परसेंटेज है यहाँ पे किसका? रिजर्व फॉरेस्ट का। अब दूसरा आता है हमारा, इसके बाद कौन सा भैया? देखो इसके बाद आ जाता है हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। देखो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को याद करने का एक तरीका और है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इंडिया के उन स्टेट्स में रहेंगे जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा भैया फूड चाहिए था, जिसके कारण उन्होंने एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए बहुत तेजी के साथ बहुत बड़े बड़े जंगल्स को साफ कर दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिसके कारण यहाँ पर भैया जो फॉरेस्ट बचे हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ज़्यादातर उस रीजन में आते हैं हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो यहाँ पर देखो हरियाणा, बिहार की बात कर लो, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान हैव अ बल्क ऑफ ट्री अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब आता है हमारा थर्ड जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, तो ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट and part of Gujarat have a very high percentage of their forest as unclassed forest managed by the local communities। तो ज़्यादातर एरिया जो हमें अनक्लास्ड फॉरेस्ट का देखने को मिलता है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एंड पार्ट्स ऑफ द गुजरात यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिनका भैया मेंटेनेंस का काम भैया और उन्हें देखने का काम कम्युनिटीज़ और गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, परमानेंट फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया इन स्टेट्स में से या इनमें से कहाँ पर हमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलता है ना। तो देखो ये सारे हमें एक ऑप्शन में दे दिए जा सकते हैं, फिर हमसे पूछा जा सकता है कहाँ पे नहीं है। इसके अलावा हमने दूसरी बात की, किसकी बात की हमने? रिजर्व, देखो इसमें बात की थी रिजर्व फॉरेस्ट की, इसमें हमने बात की प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, और सबसे लास्ट में हमने बात की किसकी? सबसे लास्ट में हमने बात की है किसकी? अनक्लास्ड फॉरेस्ट की। तो अब तीनों फॉरेस्ट हमारे क्लियर हो गए। परमानेंट फॉरेस्ट का मतलब होता है रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे तब हमारे परमानेंट फॉरेस्ट बन जाएंगे। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब कभी भी एमसीक्यू भी पूछ ले जाए तो भी हम बता सकते हैं। अब आता है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें कि कम्युनिटी किस तरीके से कंजर्वेशन में बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन करती है। सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हो कम्युनिटी किसी गांव की चर्चाएं चल रही, मीटिंग चल रही है कंजर्वेशन से रिलेटेड। ओके, तो हमसे बोला गया इन सम एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ एरिया में लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स अलॉन्ग विथ गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुडनेस। देखो गवर्नमेंट ने कहा हम बार बार कंजर्व कर रहे हैं, चीज़ें खराब हो रही हैं, क्यों ना हम लोकल कम्युनिटीज़ की ही हेल्प करें और उनसे ही बोलें क्यों ना आप उसको कंजर्व करने लगो। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि सम एरिया जो इंडिया के हैं वहाँ पर लोकल कम्युनिटीज स्ट्रगलिंग कर रही हैं कंजर्व करने के लिए हैबिटेट्स, है ना, हैबिट्स, दीज हैबिटेट्स अलॉन्ग विथ गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनके साथ में गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज दोनों आपस में रिकॉग्नाइज कर रही हैं। एक ही तरीका है जिसके कारण वो अपनी ओन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुडनेस को बचा के रख सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोकल कम्युनिटीज़ को ही सिखाएं कि आप उस एरिया में रह रही हो, आप उस एरिया को कंजर्व करके रखो, तो किस तरीके से चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो सकती हैं।
अब आता है यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरीके से लोकल कम्युनिटीज कंजर्व करने का काम कर रही हैं। सबसे पहला एक एमसीक्यू पूछ लिया जा सकता है, और अगर हमसे एग्जाम्पल में भी पूछा जाए तो सबसे पहला सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान। एक क्वेश्चन का अगर एमसीक्यू पूछ लिया जाए तो सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान। यहाँ के जो विलेजर्स हैं हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाई सिटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भैया वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर माइनिंग की जा रही है, उस माइनिंग से क्या दिक्कत है? वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो भैया वहाँ के जो लोग हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व के, राजस्थान जिस एरिया में है वो राजस्थान के, वहाँ के जो विलेजर्स हैं वो कह रहे हैं यहाँ पे माइनिंग बंद कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि उससे भैया क्या हो रहा है? वाइल्ड लाइफ को बहुत, और फ्लोरा और फौना को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। द इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस, 5 लोग गांव के लोगों ने भैया अलवर डिस्ट्रिक्ट के पास राजस्थान में हैव डिक्लेयर्ड, उन्होंने 1200 हेक्टेयर एरिया को फॉरेस्ट को कर बोला, और उसका नाम क्या रख दिया? भैरवदेव ढाका सेंचुरी। याद रख लेना कहाँ की बात की जा रही है? भैरवदेव ढाका सेंचुरी डिक्लेयर्ड देयर ओन सेट ऑफ रूल्स। यहाँ पे बोला भैया गवर्नमेंट आप बैठिए कुर्सी पे मौज काटिए, यहाँ आने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने वहां पर उस 5 जो 1200 हेक्टेयर एरिया था, क्लियर है, 5 विलेजेस के लोगों ने आपस में मिलकर उसको भैरवदेव ढाका सेंचुरी बनाया, और वहां पर अपने सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन चलाया। उन्होंने कहा भैया हमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, विच डू नॉट अलाउ हंटिंग, वहां पर हंटिंग अलाउ नहीं थी, एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइडर एनरोचमेंट, और कोई भी बाहर से आके ऐसे उसमें रह नहीं सकता था या कोई भी उसमें हंटिंग नहीं कर सकता था। तो ये आप देख सकते हो लोकल कम्युनिटीज ने किस तरीके से सेट ऑफ रूल्स बनाए और कंजर्वेशन की बात की है फ्लोरा एंड फौना से। ओके, क्योंकि अगर हम फ्लोरा एंड फौना दोनों को नहीं बचाएंगे तो फिर बचेगा ही क्या? कुछ नहीं, है ना? तो बाद में फिर कुछ नहीं बचेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो यहां से एक और देखो क्या है, कंजर्वेशन के ही टॉपिक में हम इन सब की बात की रहे हैं, यानी लोकल कम्युनिटीज किस तरीके से। तो चिपको मूवमेंट भी लोकल कम्युनिटीज के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था भैया। तो भैया चिपको मूवमेंट क्या था? चिपको का मतलब चिपक जाओ, किससे? खम्मे से। नहीं भाई, खम्मे से नहीं चिपकना है। चिपको मूवमेंट का मतलब था कि जब लोकल कम्युनिटीज जो प्लांट्स थे उनसे चिपक जाती थी, जिससे उन्हें काटा ना जाए। क्यों? अगर प्लांट्स बहुत ज्यादा तेजी के साथ कटने लगेंगे तो भैया बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को भी थ्रेट होगा और फ्लोरा को भी थ्रेट होगा। क्लियर सी बात है। तो वही बोला गया सक्सेसफुली रेजिस्ट डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरिया। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? पेड़ को कट करना, और अफॉरेस्टेशन मतलब है पेड़ को बढ़ाना। ऑल्सो shown that community afforestation with इंडिजिनियस स्पीसीज कैन बी इनॉर्मसली सक्सेसफुल। सीधी बात यहाँ पे की गई कि भैया प्लांट को ना काटा जाए। आप देख सकते हो प्लांट में किस तरीके से लोग चिपक जाते थे जब कोई भी प्लांट को काटा जाता था। ये इसके फादर किसको बोला जाता है? चिपको मूवमेंट के फादर तो सुंदरलाल बहुगुणा जी को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। सुंदरलाल बहुगुणा जी, याद रखना है, ठीक है ना? तो भैया उन्होंने ये स्टार्ट किया था। स्टार्ट क्यों किया था? कि अगर हम पेड़ से चिपक जाएंगे तो भैया कोई अगर मान लो कोई ठेकेदार है, वो आया, उसने एरिया में किसी फॉरेस्ट को मान लो 100 फॉरेस्ट उसने काटने का काम ले लिया, उसको तो लगा चलो काट के पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उस 100 फॉरेस्ट को कट करने के बाद कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी, 100 प्लांट्स को कट करने के बाद कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो लोग उस प्लांट से चिपक जाते थे, उस ट्री से चिपक जाते थे, प्लांट नहीं ट्री से चिपक जाते थे, जिसके कारण भैया उसको नहीं काटा जाए, जिससे उसको कंजर्व किया जाएगा। क्लियर है? तो जिससे फ्लोरा एंड फौना दोनों के दोनों बचे रहेंगे। ओके, अब देखो, अब इसके अलावा और क्या यहाँ पे कंजर्वेशन मेथड यूज किए गए। तो यहाँ पर और देख सकते हो आप, यहाँ पे फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन टहरी एंड नवदन्य हैव आल्सो शोन दैट एडेक्वेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल एंड पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। आप बोल सकते हो यहाँ पर इसके अलावा और भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए थे कंजर्वेशन के लिए। जैसे कि अब हम बात करते हैं, फार्मर्स को बोला गया भैया कि आप कोई भी सिंथेटिक केमिकल को यूज ना करें। क्यों? क्योंकि फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन। अब यहाँ पर किसकी बचाने की बात की जा रही है? बीज बचाओ आंदोलन से रिलेटेड बात की जा रही है। और कहाँ पे की जा रही है? टहरी, ठीक है ना? टहरी रिलेटेड मतलब हिली एरियाज की बात की जा रही है। टहरी का उत्तराखंड से रिलेटेड वहां की बात की जा रही है कि बीज बचाओ आंदोलन से रिलेटेड। एंड नवदन्या एनजीओ है, सो दैट एडेक्वेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल एंड पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वाइबल। यहाँ पे सीधी सी बात की जा रही है कि भैया देखो आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो बीज बचाओ का मतलब ही था कि भैया जो पुराने बीज है, पुराने बीज का मतलब नहीं 5000 साल पहले के, मतलब जो एंशिएंट टाइम से हम यूज करते आ रहे हैं उनको सेव करके रखा जाए और उनको प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, ज़्यादा इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज ना किया जाए। क्लियर है? ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज ना करें। क्लियर है? तो उसी की बात यहाँ पे की जाती है। तो नवदन्य एक एनजीओ है जो हेल्प कर रहा होता है। तो बीज बचाओ आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, चिपको मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो दोनों क्वेश्चन के हम आंसर लिख सकते हैं,
क्योंकि कम्युनिटी किस तरीके से कंजर्वेशन कर रही है। ओके, अब आता है यहाँ पर कम्युनिटी से ही रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, है ना। 5 मार्क्स का पूछ लिया जाए तो चिपको मूवमेंट हो ही गया हमारा। इससे पहले हमने भैको देव का सेंचुरी पढ़ लिया है सर, इसका टाइगर रिजर्व भी पढ़ लिया है, क्लियर है, और बीज बचाओ आंदोलन भी पढ़ लिया है। अब इसमें हम लिख सकते हैं 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कम्युनिटी किस तरीके से कंजर्वेशन कर रही है, क्या क्या इनिशिएटिव किए गए कम्युनिटी के द्वारा कंजर्वेशन से रिलेटिव, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उसका एक पॉइंट ये भी है JFM यानी ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। बोलो ये क्या था, आपने जैसे ही इसको पढ़ा आपको क्लियर हो गया है, ज्वाइंट इनिशिएटिव है, क्लियर है, लोकल कम्युनिटीज और गवर्नमेंट के बीच में, जिसके कारण वहां पर जो भी फॉरेस्ट हैं उनको हम बचा सकें। सबसे पहला इन इंडिया ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी जिसको हम JFM प्रोग्राम बोलते हैं, फर्निश्ड अ गुड एग्जांपल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेड फॉरेस्ट। मतलब लोकल कम्युनिटीज मैनेज कर रही हैं, रिस्टोर कर रही हैं डिग्रेड फॉरेस्ट को, जो फॉरेस्ट खराब कर दिए गए हैं, ठीक है नहीं, जो डिग्रेड हो रहे हैं उनको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज आपस में मिलकर हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे का, जिसके कारण उस फॉरेस्ट को हम अच्छा बना के रख सकते हैं। तभी तो इसका नाम है ज्वाइंट, है ना। यहाँ पे लिखा ज्वाइंट मतलब जोड़, है ना, ऐड करना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज दोनों मिलकर इसको कर रही हैं। The program has been in formal existence since 1988 when the state of Odisha passed the first resolution for joint forest management। तो इंडिया का पहला स्टेट कब से स्टार्ट हुआ, 1988। कौन सा स्टेट था जहां से स्टार्ट हुआ है, तो भैया याद रख लेना ओडिशा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, JFM से रिलेटेड अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, 1 मार्क्स का MCQ आ जाए तो वो हम लिख सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाए JFM से रिलेटेड तो आप इसको लिख सकते हैं। JFM depends on the formation of local villages institution that undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by the forest department। मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया है, अब उसको लोगों ने डिग्रेड कर दिया, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोकल कम्युनिटीज के आपस में मिलके कह रहे हैं कि भैया इसको किस तरीके से हम रिस्टोर कर सकते हैं, दोबारा से अच्छा बना सकते हैं। इन रिटर्न, अब इसके रिटर्न में कम्युनिटीज को भी तो कुछ ना कुछ फायदा देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना फायदे के तो काम चल नहीं रहा था। तो भैया उनके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ किया। तो भैया इन रिटर्न में जो लोकल कम्युनिटीज यहाँ पे काम कर रही थी, उन मेंबर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज आर इंटाइटल टू इंटरमीडिएरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। तो भैया नॉन टिम्बर से रिलेटेड चीजें जाती हैं। टिम्बर मतलब लकड़ी से रिलेटेड बात की जा रही है, नॉन टिम्बर मतलब आप उसके फल का यूज कर सकते हो, है ना, प्लांट से निकलने वाले अलग अलग चीजों का आप यूज कर सकते हो, तो नॉन टिम्बर में आ जाएंगे। तो इन सब की बात की गई थी JFM में, क्लियर है। FM की बात नहीं की जा रही है, FM से याद रख लो, JFM की बात की जा रही है, यानी ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ओके, 1988 में स्टार्ट होता है। कौन सा स्टेट था, उड़ीसा स्टेट था, जिसमें लोकल कम्युनिटीज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपस में मिलकर जो डिग्रेड फॉरेस्ट थे उनको कंजर्व करने की बात की जा रही थी। तो ये भी कम्युनिटीज कंजर्वेशन से रिलेटेड बात की जाएगी। अब आता है यहाँ पर एक और जो छोटा सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है इस चैप्टर में, सेक्रेड ग्रुप्स अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज। अब सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, सबसे पहले देखो, अब मैं आपको बताऊं, जैसे हम बात करते हैं नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द premise that all creation of nature have been to protected। सीधी सी बात है, हम नेचर की पूजा कर रहे हैं, सीधी सी बात है कि कम्युनिटी नेचर की पूजा कर रही है, नेचर को भगवान मान रही है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, नदी हो, कोई भी वाइल्ड लाइफ हो, है ना, कोई भी फ्लोरा हो, उन सभी को नेचर के रहने, उस कम्युनिटी के लोग उसको पूज रहे हैं, क्लियर है। तो वो उसी से रिलेटेड बात की जाती है। जैसे आप अपने घर के आसपास देखते हो कई ऐसे फेस्टिवल आते हैं जिसमें प्लांट की पूजा की जाती है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको कंजर्व करने की बात कर रहे हो, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। तो सीधी सी भाई, प्रिजर्व सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट। देखो वर्जिन फॉरेस्ट का मतलब होता है ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर कोई भी आदमी अभी तक गया ना हो, जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो भैया पूजा करती हैं तो उस जंगल में जाती नहीं कि भैया ये हमारे भगवान का जंगल है, यहाँ पे हमारे भगवान रहते हैं, जिसके कारण बहुत सारे प्रिजर्व रह जाते हैं फॉरेस्ट और उन्हें वर्जिन फॉरेस्ट की कैटेगरी में रहते हैं, जहां पर कोई भी छुआछूत नहीं हुई है, मतलब वहां पर कोई भी इंसान अभी तक गया नहीं। बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं, अभी पता है, जहां पर कोई इंसान नहीं गया तो वहां की ब्यूटी कितनी अच्छी होती है, सारी चीजें कितनी अच्छी होती हैं, लेकिन जहां पे गए वहां पर क्या मिलेंगे, चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट, पानी की बोतल, है ना, ये सारी चीजें मिलती हैं। सेक्रेड ग्रुप्स उन्हीं को बोलते हैं, द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, भगवान, देवी और देवताओं का जो जंगल है उसी को भैया हम बोल रहे हैं सेक्रेड ग्रुप्स।
कैसे? तो दीज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट और पार्ट ऑफ लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल पीपल एंड एनी इंटरफेरेंस विद देम इन इजमेंट। सीधी सी बात है, ये सेक्रेड ग्रुप्स क्यों बने रह जाते हैं? ये क्योंकि वहां पर उनके, देखो कोई भी लोकल कम्युनिटीज है वो किसी जंगल की पूजा कर रही है, तो वहां पर जाना मना इसलिए है, उन्हें लगता क्या है, वो बिलीव करते हैं कि इसमें हमारे देवी और देवता रहते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, वहां पे जाना मना है, तो इसलिए वहां पे जाना मना होता है। इसलिए भैया वो सेक्रेड ग्रुप्स है, मतलब वो फॉरेस्ट भगवान का है, क्लियर है? तो वहां पर वो लोग उस फॉरेस्ट की पूजा करते, जिसके कारण उसकी ब्यूटी बची रहती है और भैया वहां पे कोई भी नहीं जा सकता और वहां पे जाना बैन होता है। डन? चलो अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पर सेक्रेड ग्रुप से रिलेटेड इंडिया में अलग अलग ट्राइबल पीपल, अलग अलग सेक्रेड ग्रुप्स मतलब होता है पूजा करते हैं अलग अलग प्लांट्स की, उससे रिलेटेड हमें यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहला, सर्टेन सोसाइटीज रिवर अ पर्टिकुलर ट्रीज, है ना, रिवर अ पर्टिकुलर ट्रीज विच है प्रिजर्व फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। द मुंडाज एंड संथालाज, छोटा नागपुर रीजन में ये लोग रहते हैं भैया। महुआ, जिसका मतलब बॉटनिकल नेम दिया गया है बेसिया लोटिफोलिया, एंड कदम एंथोसेपलस एंड कैडम्बा है ना ट्री, तो इन सब के बॉटनिकल नेम दे दिए गए, यहाँ पे इनके वो लोकल नेम दे दिए गए। तो ये ट्राइब्स इन दोनों प्लांट्स की पूजा करती है, अलग अलग ट्राइब्स। एंड द ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के और बिहार के लोग वर्शिप करते हैं टैमरिंड यानी इमली की, ठीक है ना, जिसका नाम है टैमरिंडस इंडिका, एंड मैंगो यानी मैगीफेरा इंडिका ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग, यानी शादी के टाइम ये प्लांट्स की पूजा की जाती है। तो उड़ीसा में भी की जाती है और बिहार में भी की जाती है। तो उड़ीसा में भैया क्या किया जा रहा है, उड़ीसा में पहला वाला यानी इमली की पूजा की जा रही है और बिहार में की जा रही है आम की, क्योंकि शादी बंद होगी नहीं और भैया इस तरीके से पूजा भी होती रहेगी। अब देखो शादी बंद नहीं होगी, पूजा होती रहेगी, लेकिन इससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट्स आप देख रहे हो, उनका कंजर्वेशन बना रहेगा, क्योंकि आप उसकी पूजा कर रहे हो तो उसको प्रोटेक्ट जरूर करोगे। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो लोकल कम्युनिटीज इसका कंजर्वेशन कर रहे हैं। टू मैनी ऑफ अस पीपल एंड बनियान ट्री आर कंसिडर सेक्रेड, हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि पीपल और बनियान ट्री की भी पूजा की जाती, तो हमने उसको रिलीजन से भी रिलेट करके रखा, लेकिन एक्चुअली में अगर हम उसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उसका भी कंजर्वेशन हो रहा है। अब यहाँ पे इंडियन सोसाइटी कंप्राइजेस सेवरल कल्चर्स ईच विथ इट्स ओन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कंजर्विंग नेचर ऑफ इट्स क्रिएशन। इंडियन सोसाइटीज में आप देख सकते हो अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं और वो अलग अलग तरीके से अपने बिलीफ पे अलग अलग ट्रीज की पूजा करते हैं और उनको क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। सबसे पहला, सैक्रेड क्वालिटीज आर ऑफ्टन एस्क्राइब टू स्प्रिंग, माउंटेन, पीक, प्लांट्स एंड एनिमल विच आर क्लोजली प्रोटेक्टेड। यहाँ पर बात केवल और केवल ट्रीज की ही नहीं की जा रही। आप देख सकते हो गंगा माँ की पूजा करना, गंगा एक रिवर है लेकिन उसकी पूजा की जा रही है, ठीक है ना। माउंटेन है, उनकी भी पूजा की जा रही है, जैसे कैलाश सरोवर है वहाँ पर बोलते हैं शंकर जी रहते हैं, तो उनकी भी पूजा की रही है, जिससे भैया गवर्नमेंट वहाँ पर कोई अगर काम करना चाहेगी तो उसके बारे में पहले सोचेगी। इसके अलावा बहुत सारी पीक्स हैं, प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी क्लोजली क्या है, जिसके कारण वो प्रोटेक्टेड भी हो जाते हैं, क्योंकि भैया अगर हम उनकी पूजा कर रहे हैं तो वो सेक्रेड ग्रुप्स में आ गए, ठीक है ना, तो उसको भैया हम प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। फीडिंग लंगूर्स एंड मैकाउस अराउंड द टेम्पल, जब हम टेम्पल में जाओ तो पता चले प्रसाद चढ़ाने का बंदर है, बंदर ने झपट्टा मारा और प्रसाद लेके भाग गया, बोले भाई तुमने बहुत दिन प्रसाद खाया, हमें भी खा लेने दो, जिसके कारण उनको भी क्या कंजर्वेशन मिल जाता है। ओके, इन अराउंड बिश्नोई विलेज इन राजस्थान, राजस्थान में जो बिश्नोई विलेज है, हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक जिन्हें चिंकारा बोलते हैं हिंदी में, नीलगाय है, एंड पीकॉक कैन बी सीन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नोबडी हार्म देम। आप देख सकते हो सलमान खान का जो केस एक्चुअली क्या है, उन्होंने क्या मार के रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो उन्होंने ब्लैक बक के क्या ब्लैक बक को मार दिया था। अब जिसके कारण क्या दिक्कत होती है भैया ब्लैक बक के कारण, कि यहाँ पर जो बिश्नोई समाज है उसके लिए वो पूजनीय है, उसके लिए वो भगवान है, तो जब उसको मार देगा इसके कारण सलमान खान का केस चल रहा है भैया, है ना। सलमान खान के बारे में नहीं बताना इसके बारे में, ठीक है, समझा रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या है, उस सोसाइटी के लिए या फिर उस कम्युनिटीज के लिए वो एक पूजनीय है, जिसके कारण जब आप उनके भगवान को जब आप उनको हार्म करोगे तो जिसके कारण उस कम्युनिटी को भी हार्म होगा, जिसके कारण फिर भैया बदला लेने की बात आ जाती, ठीक है ना। इससे ज़्यादा नहीं सोचना है। चलो आइए आगे चलते हैं। अब देखो इस सब चीज़ों को पढ़ने के बाद कंक्लूजन क्या निकला हमारे इस चैप्टर का, क्योंकि छोटा सा टॉपिक बचा है, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कंक्लूजन लिखा है, बोथ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन इन, मतलब इंडिया में दोनों चीज़ें चल रही हैं, डिस्ट्रक्शन चल रहा है और रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। लोकल कम्युनिटीज एवरीवेयर हैव टू बी इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। आप इंडिया में बहुत सारी जगह देख सकते हो लोकल कम्युनिटीज कहीं ना कहीं क्या है भैया, इन्वॉल्व हैं रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड। ओके,
बट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कमिटीज आर एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग। बट अभी भी बहुत लंबा समय लगेगा लोकल कमिटीज को उतना इन्वॉल्वमेंट देने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जब चुनाव आता तब सुन लेती है, बगाए तो फिर चलने दो, है ना। इसके अलावा एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज दैट आर पीपल सेंट्रिक, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवार्डिंग। बट उन्हीं जगह आप देख सकते हो बस लोकल कम्युनिटीज का गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन, जहां पे भैया क्या हो, या तो लोगों के लिए फायदेमंद जगह हो, या फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, या फिर वहां पर कुछ पैसा कमाया जा सकता हो। इसी जगह पर केवल हमें दोनों का रोल देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी आप देखोगे बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर लोकल कम्युनिटीज गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पा रही है, जिसके कारण उतना ज्यादा तरीके से हम कंजर्वेशन नहीं किया जा पा रहा है। ओके, तो अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो फिर कैसा लगा आपको चैप्टर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट रह गया या कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।